बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ऑपरेटर्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। लीनियर ऑपरेटर्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक है टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस। अ लीनियर स्पेस V of f where f is real numbers or complex is said to be topological linear space. If V is topological space, V is linear space, the addition and scalar multiplication as function from V cross V to V, f cross V to V, defined by xy 2x plus y, ax 2ax, where xy belongs to the vector space V, a belongs to f and x belongs to V are continuous. अब किसी भी लीनियर स्पेस जो उसको हम डिनोट करते हैं V ऑफ f। अब यहाँ पे f क्या है, जो फील्ड है हमारे पास वो रियल नंबर हो सकती है या कम्प्लेक्स नंबर। इसको टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस कब कहेंगे? नंबर वन कंडीशन है कि हमारे पास जो V है वो टोपोलॉजिकल स्पेस हो। नंबर टू इज़ V लीनियर स्पेस हो। नंबर थ्री इज उसके ऊपर लीन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, और वो इस सेंस में डिफ़ाइन होते हों कि हमारे पास x प्लस वाई और ए एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो कंटिन्यूस हो, यानी कि वो जो हम फंक्शंस ले रहे हैं, जो फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कंटिन्यूस फंक्शंस हों। और वहाँ पे हमने जो फील्ड लेना है उसमें से एक एलिमेंट लेना है, स्केलर लेना है a, और जो हमने वेक्टर स्पेस v लेनी है उसमें से लेना है x। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द स्पेसेस आर रियल आर एंड सी ऑफ रियल एंड कम्प्लेक्स आर टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस। ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कि रियल नंबर जो आर वाला सेट है या कम्प्लेक्स नंबर वाला सेट है क्या वो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस हैं, तो डेफिनेटली वो हैं, बिकॉज जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो होना ज़रूरी है किसी भी टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस के लिए, तो वो सारी की सारी आर और सी के ऊपर फुलफिल हो रही हैं, होती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास एवरी नॉर्म्ड स्पेस एन इज अ टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस विद टोपोलॉजी डिफाइंड बाय द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म इन एन। मतलब कि देखें, अभी हमारे पास कोई भी उसने हमें कोई भी नॉर्म स्पेस दी है, ठीक है, वो किसी भी नॉर्म जो उसके साथ गिवन होगी, ठीक है, जो मीट्रिक उसके साथ डिफाइन होगा, उस मीट्रिक को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर हम वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, ठीक है, जो अभी हमने टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस के लिए पढ़ी हैं। जब वो सारी की सारी उसके ऊपर फुलफिल हो जाएंगी, और साथ ही ये लाजम बात है कि उसके साथ मीट्रिक इंड्यूस्ड हुआ होगा उसकी नॉर्म के अंदर, सही है, तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, एक टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस है। उसके बाद है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। ये बेसिकली जैसे हमने पीछे भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, हर यूनिक वेक्टर को यूनिक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और उन सब को जब ऐड कर देते हैं तो वो एक हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा ही है। अब उस लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर जब हम लीनियर ऑपरेटर टी अप्लाई करते हैं, और टी एक ऐसा फंक्शन है जो एन यानी कि एन टोपोलॉजिकल स्पेस और एम टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर मैप कर रहा है, और यहाँ पे जो A1 है और A2 है यानी कि जो स्केलर्स हैं वो फील्ड में से लेंगे, और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x1 और x2 वो हम लेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस में से, ठीक है। तो वो जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके ऊपर ये सेम टू सेम ऐसे ही जैसे हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा था, उसमें चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी और ओवरऑल जो फंक्शन था उसको हम इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट फंक्शन लिखते थे। ऐसे ही है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा जब टी लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट होगा उसके ऊपर, तो ये आप ले आ जाएगा A1 टी ऑफ x1 प्लस A2 टी ऑफ x2। इसकी एग्जाम्पल है बुक पे पेज नंबर 279 पे 12.2.1, वो आपने खुद करनी है। देन है हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। देखें, किसी भी चीज़ का अगर हमने इन्वर्स लेना हो तो या तो जैसे वो लेते हैं हम बाइजेक्टिव या ऑनटू लेते हैं, तो हम इन्वर्स इसी तरह से देखते हैं ना कि इमेज और का प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, या अगर हम नंबर्स की फॉर्म में देखें विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी फॉर दैट, तो इसी तरह से अब देखें हमारे पास क्या लीनियर ऑपरेटर क्या, टी इज द फंक्शन फ्रॉम एन टू एम। अब इसी के जब हम इन्वर्स की तरफ आएंगे यानी एम का एन की तरफ फंक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर ऑपरेटर का इन्वर्स। तो यहाँ से हम एक्स और वाई कहाँ से ले रहे थे, x1 और x2 कहाँ से ले रहे थे, एन से ले रहे थे, जो ऊपर नॉर्म्ड स्पेस थी एन से एम की तरफ, ठीक है, और जो हमारे पास स्केलर थे वो फील्ड एफ से ले रहे थे। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ऐसे ही है। जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एम में से कोई, एम के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई ले रहे होंगे ना, कोई एलिमेंट्स होंगे। अब हमने इसमें से एक एलिमेंट सपोज कर लिया वाई। अगर ये वाई इसमें से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है वाई के। ऐसा ही है कि यहाँ से आप एक्स उठाएं, उसके ऊपर टी यानी कि ऑपरेशन फाइन करेंगे और आंसर क्या आएगा, वाई,
ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि अगर मैं y जो है m से बिलोंग करवा रही हूँ तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू है टी एक्स के, और यहाँ पे x क्या हो रहा है, x हो रहा है n से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो टी इन्वर्स आ जाएगा m से n की तरफ। जब m से n की तरफ आएगा तो अब देखें, अब अगेन आप एलिमेंट उठाएं, अब यहाँ से आप एलिमेंट उठाएं x, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप x एलिमेंट उठाएंगे, जाहिर सी बात है हमने आउटपुट में से एलिमेंट लेना है ना, तो एलिमेंट जब मैं यहाँ से मैं x उठाऊंगी तो अब यहाँ पे x जो आएगा टे इनवर्स ऑफ y के इक्वल, क्योंकि y हमने कहा था कि वो m से बिलोंग कर रहा है। तो ये आप अगर इस तरह इस इक्वेशन को भी, इस फंक्शन को भी देख ले तो फिर भी ये चीज़ बनेगी। और आप यहाँ से देख लें, यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे जो टी लीनियर ऑपरेटर है इधर जाके टी इनवर्स लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा, सही है। अब ये जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, एंड अगर हमारे पास दोनों को, हमारे पास डोमेन और को डोमेन दोनों इक्वल हो जाए, दोनों सेम हो जाए, एन से एन की तरफ और एम से एम की तरफ, तो आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह से बनेगा, ये सिर्फ उस केस में बन सकता है जब इस साइड पर टी इनवर्स 1 और टी इनवर्स टी आ जाए। कैसे, अब देखें, आइडेंटिटी फंक्शन इसकी दो रीजंस की वजह से ये आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। कैसे, एक तो ओवरलैपिंग है, सही है। दूसरा टी इनवर्स इंटू टू, ये तो ये ऐसे है जैसे आप a इंटू ए इनवर्स लिखें तो इक्वल टू 1 आता है, ऐसा ही है। सेम वैसे टी इनवर्स इंटू टी लिखेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा, विच इज दी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे टी इनवर्स भी एक लीनियर ऑपरेटर है, ऐसे ही जैसे लीनियर ऑपरेटर टी की हमने बात की तो उसमें लिखा था हमने कि उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी अप्लाई करें तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, हम इंडिविजुअल लीनियर ऑपरेटर लिख सकते हैं। सेम वैसे ही टी इनवर्स की अगर बात करें तो ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है और इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए हम वहाँ पे ऊपर लिए थे x1 और y1 और a1 और a2, ऐसे ही है। हमने दो स्केलर लिए थे और दो वेरिएबल लिए थे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी लीनियर ऑपरेटर प्रूफ कर सकते हैं हम। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखें, हम दो चीज़ टर्म्स लेंगे कि टी एक्स वन, जैसे हमने पहले एक वाई इक्वल टू टी एक्स का रिलेशन लिखा है ना, सेम वैसे ही x1 और x2 के लिहाज से लिखेंगे हम टी एक्स वन इक्वल टू वाई वन, टी एक्स टू इक्वल टू वाई टू। और अगर यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा टी इनवर्स y1, और यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे तो टी इनवर्स y2, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब जब टी इनवर्स a1 y1 प्लस a2 y2 हमने जो है वो कंबाइन फॉर्म तो ले ली, मैंने आपको कहा कि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है और उसको हम प्रूव करेंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे कि ये इंडिविजुअल भी अप्लाई किया जा सकता है। अब इस टर्म के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले y1 की जहाँ पे टी एक्स वन इस इक्वेशन के जरिए, y2 की जहाँ पे टी एक्स टू इस इक्वेशन के जरिए हम लिख सकते हैं। इन दोनों में से t कॉमन लेंगे तो a1 x1 प्लस a2 x2 आ जाएगा, ऐसा ही है। टी जब अंदर अप्लाई करेंगे तो टी इनवर्स जब अंदर अप्लाई करेंगे तो टू इनवर्स इंटू टू अगेन 1 बन जाएगा, तो बाकी बच जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2। अब ये जो x1 है उसको हम लिख सकते हैं टी इनवर्स y1 लिख दिया, x2 को हम टी इनवर्स y2 लिख सकते हैं, लिख दिया। तो देखिए ये चीज़ क्या बन गई है कि अगेन चीज़ तो वही आ गई, स्केलर बाई आ गया और ऑपरेटर जो है वेरिएबल के ऊपर अप्लाई आ गया, स्केलर वाई आ गया और वेरिएबल जो है ऑपरेटर जो है वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि टी इनवर्स क्या है, ये भी एक इनवर्स है, लीनियर ऑपरेटर है एक, सही है। अब यहाँ पे ये चीज़ अक्सर शॉर्ट में पूछ लेता है, प्रूव दैट टी इनवर्स या इनवर्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर इज आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर, तो उस यहाँ पे आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। अगर हम देखें बात करें कि इन्वर्स बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो ये एमसीक्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे 1 1 है, सही है। अब 1 1 के लिए आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि हर यूनिक इनपुट के लिए आपको यूनिक आउटपुट मिलती है। सेम वैसे बाइजेक्टिव का मतलब है कि उसमें ऑन टू भी है, और ऑन टू क्या है कि आप यहाँ से जो मर्जी एलिमेंट उठाएं उसका आपको प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होता है फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने टी और एन और एम लिख दिया, तो आप यहाँ से जो मर्जी वैल्यू उठाएं आपको उसका प्री इमेज यहाँ पे कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा होता है उसका। तो इसका मतलब है कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर कोई है तो उसका हमेशा इफ ऑलवेज जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, लेट टी इज अ फंक्शन फ्रॉम m to n बी अ सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर, देन टी इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ x इक्वल टू 0। दिस implies दैट x इज इक्वल्स टू 0 where x belongs to n। सेकेंड टर्म है if t is bijective and n is equals to dimension of n then m also has dimension n, यानी कि अगर n का डायमेंशन ऑफ n है तो अगर इसकी डायमेंशन n है तो इसकी भी डायमेंशन n ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है।
तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सपोज दैट टी इनवर्स इज एग्जिस्ट। हम इफ एंड ओनली वाला पार्ट है तो ए लेके चलेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे, सेकंड प्रूफ कर देंगे, फिर सेकंड लेके चलेंगे और फर्स्ट प्रूफ कर देंगे। सही है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि वो ऑपरेटर क्या है, बाइजेक्टिव है। क्योंकि हमने ये बात आगे कर ली है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और अगर किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस मीन्स कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव के अंदर तो दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक ऑन टू और एक वन वन। तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये लीनियर भी होगा, यानी वन वन भी होगा, यानी कि हर टर्म इसके अंदर जो मर्जी आप टर्म उठा लें, हर इनपुट के लिए आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। तो हमने अब यहाँ पे लेट कर लिया टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो अगर हम अप्लाई करें ज़ीरो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा ना, ऐसे ही है। तो ज़ीरो पे ऑपरेशन अप्लाई करने से ज़ीरो अगर आंसर आ रहा है तो टी ऑफ एक्स अगर ज़ीरो है, जो कि हमें उसने फर्स्ट टर्म में गिवन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट उसकी जो कंडीशन है, अगर टी ऑफ एक्स ज़ीरो है तो टी ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो होगा। यानी अब उसने क्या दिया, उसने फिक्स कर दिया कि टी ऑफ एक्स ज़ीरो है। आप यहाँ पे एक्स जो मर्जी पुट करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आंसर ने तो फिक्स ज़ीरो ही रहना है। सही है। तो अगर ये दोनों जीरो के इक्वल है, इसका मतलब टी ऑफ एक्स इसके इक्वल हो गया टी ऑफ ज़ीरो के। ये टू नहीं लिखा हुआ, टी ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ। अब चूंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब है कि बाइजेक्टिव से क्या मुराद है, ये टर्म इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म, मीनिंग दैट कि अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं वो कैंसिल आउट होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब टी बाइजेक्टिव बनने की वजह से एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट टर्म में प्रूव करनी थी कि टी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो टी ऑफ एक्स अगर आप जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हमने टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है और एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमने ये प्रूव ये करना है कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। सही है। तो सपोज कर लिया हमने कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू जीरो है। हमने ये शो चीज़ करना है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यही चीज़ मैंने आपको बताई ना कि हमने ये शो करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम ये शो कर देते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक वन वन फंक्शन होना चाहिए, दूसरा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, यानी हर टर्म के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो। सही है। तो मैंने वन वन के लिए प्रूफ ले लिया टी ऑफ एक्स वन इक्वल टू है एक्स टी ऑफ एक्स टू, कि हमने प्रूव ये करना है कि जिसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली जो वन वन फंक्शन होता है ना, वन वन फंक्शन ये होता है फाई ऑफ ए इक्वल टू है फाई ऑफ बी के। तो एंड पे आप ये प्रूव करते हैं कि ए इक्वल है बी के। ठीक है। ऐसे ही टी ऑफ एक्स वन, अगर हमने टी ऑफ एक्स वन इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू लिया है तो हमने प्रूव करना है कि एक्स वन इक्वल है एक्स टू के। तो लीनियर फंक्शन होने की वजह से हम इसको इधर ला के माइनस कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया टी ऑफ एक्स वन माइनस टी ऑफ एक्स टू, दोनों में से टी कॉमन लूँगी तो अंदर आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू। अब क्योंकि फंक्शन लीनियर है तो ये ऑपरेटर दूसरी साइड पे जाके जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। अगर आप ये चीज़ ना भी ले, इस तरह से ऑपरेटर को ना भी करें, कभी ऑपरेटर ऐसे नहीं होता, तो आप ऐसे देख लें, आप उसने ये कहा हुआ है, हमने ये सपोज लिख करके लेके चलें कि आप जिसके मर्जी ऊपर अप्लाई कर दें, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है ये टर्म इटसेल्फ भी इसके इक्वल है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग भी लिख लिया एक्स वन माइनस एक्स टू भी किसके इक्वल है, जीरो के। ये टर्म इधर जाके प्लस की होगी तो हमने क्या कर दिया, वन वन प्रूव कर दिया। अब अगर बात करें कि ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या है हमारे पास, ऑन टू में होता है प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता है कि टी इनवर्स इक्वल टू एम बिलोंग्स टू एन। हमने एक्स को वाई की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके देख लिया, वाई को एक्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके देख लिया, दोनों में से टर्म्स उठाई थी हमने, जिसका मतलब है कि ये ऑन टू भी है, हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और अगर बाइजेक्टिव है तो इसका क्या है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब सेकंड पार्ट में उसने ये कहा था कि अगर टी बाइजेक्टिव हो और डायमेंशन ऑफ एन स्मॉल एन है, तो आपने प्रूव ये करना है कि एम की डायमेंशन भी एन ही है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब जब हम इसका डायमेंशन वाला प्रूव करने के लिए लगे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या है, और डायमेंशन के लिए पता होना चाहिए कि बेसिस क्या है। ठीक है। तो कोई भी सेट, अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास है कि लीनियर इंडिपेंडेंट हो, कोई भी अगर ग्रुप या सेट हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट हो और साथ वो स्पैन कर रहा हो, यानी हम एक टर्म को, एक सेट को इन द फॉर्म ऑफ या इन द टर्म्स ऑफ अदर ग्रुप लिख सकते हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो जो ग्रुप है या वो सेट है वो बेसिस है। ठीक है। और किसी भी फंक्शन की, किसी भी ग्रुप की कितनी बेसिस होती हैं, नंबर ऑफ बेसिस जो हैं, उसको हम कहते हैं डायमेंशन।
जैसे कि अगर आप रियल नंबर आर की बात करें और उसके पास कोई फाइनाइट नंबर एन तक वो चल रहा हो, वैसे तो इन्फिनिटी होते हैं ना, फाइनाइट नंबर एन तक चल रहा हो तो उसकी एन डायमेंशंस होती हैं। जैसे कि जो हम E1 लेते हैं, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो उसके बेसिस 3 हैं। वो 3 किस तरह से हैं? वो 3 इस तरह से है कि हम करते हैं 1 0 0, यानी कि वो हम बेसिस इस तरह से लिखते हैं 3D की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो जब वो 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन क्यों है कि उसकी बेसिस 3 है। वो बेसिस कौन सी 3 है? वो बेसिस 3 ये है, इसी वजह से उसको 3 डायमेंशन कहा जाता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। और अगर 2D की बात करें तो उसकी बेसिस 2 होती हैं, इसी वजह से वो 2D कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई हमने बात करनी है कि किसी के डायमेंशन n है तो इसका मतलब है पहले बेसिस होगी तो उसकी हम डायमेंशन निकालेंगे ना, तो पहले बेसिस प्रूव कर लेते हैं। सपोज कर लिया कि हमने t बाइजेक्टिव है और n इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ n, ये चीज़ हमने उसने हमें दी हुई है। हमने प्रूव ये करना है कि यही n डायमेंशन ऑफ m भी है, तो उसके लिए हमें पहले बेसिस लेनी पड़ेगी। लेट कर लिया हमने कि हमने एक बेसिस ले ली b इज इक्वल टू E1 E2 En, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो फंक्शन है वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, कितने टर्म्स तक जा रहा है, तो हमने n एक जेनेरिक टर्म ले ली और हमने लेट कर लिया कि ये इसकी बेसिस है। हम ये शो करेंगे कि वो शो दैट बी स्टैटिक इक्वल्स टू T1 T2 अप टू T यानी कि इस बेस को हम लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में भी स्पैन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। जब ये चीज़ देख लेंगे ना तो देखें ये बेसिकली लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में जब हम इसको स्पैन करेंगे तो हमें पता है ये ऑपरेटर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं। तो लेट कर लिया हमने कि जब हम इसी पूरी की पूरी टर्म को समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में क्या है, हमें जाहिर सी बात है हर टर्म के साथ एक स्केलर लगाना पड़ेगा। तो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, तो I तक लेके चलते हैं, है ना। तो ये आ गया समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, लिमिट जो है 1 से लेके n तक जा रही है। AIT ऑफ EI इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो स्केलर्स हैं वो कौन से हैं? A1 A2 अप टू सो ऑन। अब ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इसके ऊपर ऑपरेटर टी अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर टी जब अप्लाई करेंगे टी ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n AIEI इज इक्वल टू 0। ये जो टी था वो हमने बाय निकाल लिया, सही है। अब टी क्या है? बाइजेक्टिव है, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एम की बेसिस से एन की बेसिस निकाल लेते हैं। एन की बेस दी हुई है ना उसने, हमने क्या है एम की डायमेंशन निकालनी है ना, तो इसकी बेस से इसकी बेस निकाल लेते हैं। उसके नंबर ऑफ टर्म देख लेंगे तो हम कहेंगे कि वो डायमेंशन। अच्छा, अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये इधर जाके जब ख़त्म हो जाएगा तो या हमने इस तरह से भी लिखा हुआ है कि बाइजेक्टिव है तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। अगर ये टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। भी हमने बेस किया था तो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स क्या है ना, जो सारे के सारे कॉन्स्टेंट वो 0 होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ। देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना A1, मैं सिर्फ 2 टर्म्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, A1x1 प्लस A2x2 इक्वल टू है 0। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि ये वाली जो टर्म्स हैं इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इन स्केलर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, इसीलिए वो वहाँ पे स्केलर 0 नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे बेस की बात हो तो बेस की प्रॉपर्टी है कि वो जो टर्म्स होती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इन स्केलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और ये स्केलर्स जो होते हैं ये सारे के सारे स्केलर्स जो 0 हो सकते हैं। तो हमने ले लिया कि अगर बेस डायरेक्ट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो AI क्या है यहाँ पे 0 है। अब हम ले लेते हैं कि अब इस m से m की बेसिस बनानी है ना, तो m से एक y जो है वो टर्म ले लेते हैं। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा। तो 1 1 की तो प्रॉपर्टी हमने पीछे लीनियर वाली ये यहाँ पे यूज़ कर ली ना, अब यहाँ पे हम ऑन टू वाली प्रॉपर्टी लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पीछे भी लिखा TX इक्वल टू है y के, और x हमने पीछे की क्या सपोज किया था, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AIEI, y इज इक्वल टू TX में x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म जब इसके ऊपर पुट करेंगे तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे n की बेसिस को यूज़ किया और m की बेसिस को जनरेट किया, यानी यह बेस किसकी थी, हमने ये n की बेस थी। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है y से बिलोंग कर रहा है ना, तो y किस में बिलोंग कर रहा है, m का। हमने x यानी n में से लिया और m में बिलोंग करवा दिया, तो अब ये बेसिस किसकी हो गई है, ये बेसिस हो गई है m की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो
ये भी n टर्म्स थी, ये भी n टर्म्स हैं, इसका मतलब इसकी डायमेंशन n है तो इसकी डायमेंशन भी n होगी। हेंस डायमेंशन ऑफ m इक्वल्स टू n विच इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ n। अब टोपोलॉजी वाली जो बुक है उसी के ऊपर आपके पास पेज नंबर 283 के ऊपर एक रिमार्क है, ठीक है, 12.3.3 कर्नल वाला, ठीक है, वो चीज़ आपने सेल्फ स्टडी के लिए करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस या बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। I really apologize for all the noise behind this because some extremely